कि यूं जमीन पर बैठकर आसमान क्यों देखता है, यूं जमीन पर बैठकर आसमान क्यों देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी पढ़ाई के शौकीन जीवड़ों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। कि गुरुजी आले थे थागा, अरे था क्या कोनी रे जीवड़ा वजन कम करियो है। थे ही कहवा कि गुरुजी मोटा हो रहा हो, वजन बढ़ रही है। तो मैंने भी इस आपको बोला, आपसे जो वादा किया था कि चिंता मत करो, 1 महीने में 5 से 10 किलो वजन कम कर लूंगा, तो 7 से 8 किलो वजन मैंने घटा दिया है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, इस दुनिया में की असंभव नहीं। चलो, आज आप पढ़ा भाई राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस SSI असिस्ट जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जो अगली RS की एच आई ASI महिला SI की जो भर्ती है, उसके लिए सभी एग्जाम LDC वगैरह जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, पटवारी ग्राम सेवक। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास में एक शानदार टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, और आपको पढ़ने में बहुत ही बढ़िया तरीके से मजो भी आए। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों राणा सांगा के बारे में। जो मेवाड़ का जो इतिहास है, मेवाड़ के इतिहास में एक जो शासक है जिसका नाम है संग्राम सिंह या राणा सांगा। राणा सांगा संग्राम सिंह का हम इतिहास पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से हैं, और पढ़ने में भी मजा आएगा, पढ़ने में भी जीवड़ा क्या आएगा, बहुत ही बढ़िया मजा आएगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए भी राणा सांगा ये कहाँ के शासक थे, तो मेवाड़ के। कौन सी रियासत है गुरुजी, रियासत है मेवाड़। मेवाड़ रियासत के बारे में याद रखना दोस्तों, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। यदि आपको पूछें कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, तो मेवाड़ रियासत। राजस्थान में टोटल कितनी रियासतें थी, तो ध्यान रख लेना, राजस्थान में टोटल 19 रियासतें थी। कितनी थी, 19 रियासतें, ये आपको ध्यान रखना है और सबको पता भी होगा। और इसके अलावा राजस्थान में 3 ठिकाने भी थे। कितने थे ठिकाने, तीन ठिकाने और 19 रियासतें थी। मेवाड़ जो रियासत है जीवड़ा असगड़ा प्राचीन रियासत है, और सबसे लंबे समय तक जो शासन करने वाला जो वंश था, यह आपका कौन सा था, गुहिल राजवंश या सिसोदिया, राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे। तो राणा सांगा के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनका भाई जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1482 में। कब हुआ था, 1482 में राणा सांगा बब्बर शेर का क्या होता है, जन्म होता है। अब इनसे पहले थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए इनके बचपन का जो संघर्ष है, इनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, तो वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। राणा सांगा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राणा सांगा के पिता का क्या नाम था। सबसे पहले पिता का नाम था दोस्तों राइमल। अरे कुछ किसका लाडला था, गुरुजी राइमल का लाडला था। और माता का क्या नाम था रे, है माता का नाम था रतनी कंवर। क्या नाम था जीवड़ा, गुरुजी रतनी कंवर हो ओल्यो सा। राणा सांगा का इतिहास हम क्यों पढ़ रहे हैं, बड़ा ही वीर योद्धा, इसके बाद में महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, सभी का हम इतिहास आगे पढ़ते रहेंगे। राइमल, ये राइमल इसके राणा सांगा जी के पिताजी का नाम है राइमल जी। और राइमल जी के कितने पुत्र थे दोस्तों, ध्यान रख लेना, राइमल जी के 11 रानियां थी। कितनी रानियां थी रे जीवड़ा, गुरुजी 11 रानियां ही एलियोसा। और राइमल जी के 13 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 13। राइमल जी के बारे में बात करते हैं, राइमल जी के 11 रानियां ही और 13 पुत्र थे। तो इनमें दोस्तों ध्यान रख लेना कि 13 पुत्र में से अब राजा किसको बनाए। राजा का बेटा राजा बनता था, बड़ा बेटा राजा बनता था, लेकिन इनमें जो योग्य पुत्र थे, जो राजा बनने के लायक थे, वो केवल 3 पुत्र थे। उन तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। एक का नाम था, क्या नाम था रे, जगमाल। क्या नाम था, जगमाल। दूसरे का नाम था, वो था आपके उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। और एक अपना था जिनका नाम था दोस्तों संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, राणा सांगा संग्राम सिंह आगे राजा बनेंगे, शासक बनेंगे, इन्हीं का हम इतिहास पढ़ेंगे। उससे पहले हमने बात की राणा सांगा के पिता का क्या नाम था, राइमल था, माता रत्नी कंवर थी। और इसके अलावा राइमल की 11 रानियां थी और 13 पुत्र थे, जिनमें राजा किसको बनाए रे जीवड़ा, कि योग्य पुत्र होगा उसी को घोषित कर दो। लड़ाई होने लग गई तो 3 पुत्र योग्य है, एक जगमाल है, एक पृथ्वीराज है, और एक संग्राम सिंह है। पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार कहा जाता है। पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इनका घोड़ा बहुत तेज गति से दौड़ता था, और ये युद्ध करते थे, युद्ध कौशल में बहुत माहिर थे, युद्ध इतना तेजी से करते हैं जैसे ये हवा में उड़ रहे हो, इसलिए इन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता है। संग्राम सिंह जिन्हें राणा सांगा के नाम से हम जानते हैं। अब इनमें से राजा किसको बनाए जीवड़ा, अब समस्या होगी राइमल जी के, है
कि लड़ाई होगी पुत्रु में, राजा किसको बनाए? तो बोला कि जगमाल को बना दे। तो पृथ्वीराज नाराज हो गया, संग्राम सिंह नाराज हो गया। संग्राम सिंह भी काफी योग्य था, वीर था, है। तो अब लड़ाकू विमान था, तो राजा किसको बनाए? संग्राम सिंह को। तो ये बड़े जो बड़े भाई है जगमाल और पृथ्वीराज, ये नाराज हो जाएंगे। अब करे तो करे क्या? इसका कुछ सॉल्यूशन है? तो पहले जमाने में क्या होता दोस्तों, जो ये अपनी तांत्रिक क्रियाएं हैं वगैरह है, इनमें बहुत विश्वास करते थे। पुरोहित है, पंडित है। तो आपको एक पंडित था, पंडित को बुलाया और पूछा कि पंडित जी आप इनका बताओ, हमें रेखाएं देकर बताओ कि राजा आगे जाके कौन बनेगा, राजयोग किसके भाग्य में लिखा हुआ है। तो पुरोहित आता है और जगमाल की हाथों की रेखा देखता है और बोलता है कि रे जगमाल बेटा, तू राजा कौन ही बने। तो जगमाल नाराज उठ जावे। अब बोले कि पृथ्वीराज तू बता कि पृथ्वीराज भी कौन बने। पृथ्वीराज तू भी नहीं बनेगा। संग्राम सिंह की हाथों की रेखा देखकर बोलता है पुरोहित कि राजा तो, शासक तो संग्राम सिंह ही बनेगा और यही राजा बनने के लायक है। अब दोस्तों हुआ क्या, ये दोनों भाई नाराज हो गए। अब क्या करें? अरे अब क्या करें? हाँ, बिल्कुल। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, एक बार लाइक और शेयर कर दें। हाँ, जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सभी का बिल्कुल यहाँ पर स्वागत रहेगा भाई। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, जब इस कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला तो एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति का नाम है सारंगदेव। कौन आता है? सारंगदेव आता है। सारंगदेव बोलता है कि एक गांव है, उस गांव का नाम है भीमल गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? भीमल गांव। इस भीमल गांव में देवल चारणी, कौन सी चारणी? देवल चारणी। ये देवल चारणी क्या करती है, ये पूरा भविष्य बताती है दोस्तों। सारंगदेव बोलता है इनको भीमल गांव ले जाते हैं देवल चारणी के पास में। देवल चारणी बता देगी कि राजयोग किसके भाग्य में लिखा है। तीनों राजकुमार जाते हैं, सारंगदेव जाता है और भीमल गांव में देवल चारणी की कुटिया में जाते हैं। कुटिया में देवल चारणी नहीं थी, वो कहीं बाहर थी। तो तीनों राजकुमार जाकर कुटिया में बैठ जाते। वहीं कहा जाता है कि संग्राम सिंह, वहां पर एक शेर की खाल पड़ी थी। शेर की क्या थी? खाल थी। संग्राम सिंह जाकर शेर की खाल के ऊपर बैठ जाता है और भीमल देवल चारणी आती है कुटिया में, देखती है कि जगमाल राजकुमार तीनों बैठे हैं। जगमाल पृथ्वीराज नीचे बैठे हैं और संग्राम सिंह उस शेर की खाल पर बैठा है। देवल चारणी तीनों का देखती है, भाग्य देखती है और बताती है कि राजा तो संग्राम सिंह ही बनेगा, राजयोग तो संग्राम सिंह के भाग्य में लिखा है। अब क्या था? अब क्या होगा रे? अरे वहां पर पहले तो महल के अंदर लड़ाई हुई, छुड़ा दिया। यहाँ पर कोई छुड़ाने वाला नहीं है, तीनों भाइयों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। जगमाल पृथ्वीराज तलवार निकालता है और संग्राम सिंह के ऊपर प्रहार करता है। संग्राम सिंह की एक आंख फूट जाती है, एक आंख क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसीलिए संग्राम सिंह को एक आंख का राजा भी कहा जाता है। इसी के भाई ने इसकी आंख को फोड़ दिया था। अब संग्राम सिंह बोलता है कि अब क्या करूं जीवड़ा, ए दुनू बैड़ा छोड़े को नहीं लार। संग्राम सिंह बेचारा यहाँ पर सांस से दौड़कर सेवंतरी गांव चला जाता है। कहाँ चला जाता है दोस्तों? ये सेवंतरी गांव चला जाता है और झाला बिदा के पास में शरण लेता है। तो क्या ये दोनों भाई पीछा छोड़ेंगे? गुरुजी पीछा को नहीं छोड़े। ए पीछा एक कह रहे संग्राम सिंह को मार देते हैं, फिर राजा हम ही बढ़ेंगे। उसके बाद में इसका पीछा होता है सेवंतरी गांव में। यहाँ पर झाला बिदा बेचारा मारा जाता है, लेकिन यहाँ पर कौन बच जाता है? संग्राम सिंह जान बचाकर भाग जाता है कि जाको राके सैयार मार सके ना कोई, इसके तो भाग्य में राजयोग लिखा है भाई, मार नहीं सकता। अब ये यहाँ से निकल जाता है। अब ये यहाँ से भाग जाता है और ये कहाँ चला जाएगा दोस्तों? अब ये यहाँ से संग्राम सिंह दौड़कर आ जाता है श्रीनगर। गुरुजी ओ श्रीनगर कठेर है? श्रीनगर अजमेर में है दोस्तों। श्रीनगर अजमेर में आ जाता है दोस्तों। और यहाँ का जो जागीरदार था उसका नाम था करमचंद पंवार। ठीक है। अब संग्राम सिंह दौड़ते दौड़ते बेचारा थक जाता है और एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर ठंडी छाया में दोपहर में आकर सो जाता है। यहाँ पर ठंड पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है संग्राम सिंह, जिसे राणा सांगा कहते हैं। और यहाँ पर गहरी नींद में सो जाता है। एक सांप आता है और उस सांप की जो फण होती है उस फण वो ऊपर कर लेता है और सांप ऊपर आकर बैठ जाता है और नीचे एक लड़का सो रहा है। गांव के लोग जब ये नज़ारे देखते हैं, वहां से पानी लेने के लिए जब पनियारियां जा रही थी, वो ये नज़ारा देखती है तो देखती रह जाती कि इतना सुंदर बालक है, इतना तेजस्वी बालक कौन हो सकता है हमारे गाँव में, हाँ, जिसकी रक्षा नागराज कर रहे हैं। पूरे गाँव में हल्ला हो जाता है। जब बात वहां के जो जागीरदार करमचंद पंवार के पास में पहुंचती है तो ठाकुर करमचंद पंवार आते हैं और देखते हैं कि रे हटो, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो मेवाड़ का राजकुमार राणा संग्राम सिंह है। उसके बाद में संग्राम सिंह को करमचंद पंवार अपने घर पर ले जाते हैं और इसको शरण देते हैं। इस पूरी बात पूछते हैं, लालन पालन उसका पालन पोषण करते हैं। तो अब शरण किसको, राणा संग्राम सिंह को किसके पास में मिली? करमचंद पंवार के पास में। अब ये करमचंद पंवार के पास में रहते हैं।
तो गुरुजी बाद में क्या हुआ, बाद में होता है क्या दोस्तों, समय बीतता है। अरे समय बीतता गया, जगमाल क्या करता है दोस्तों, जगमाल क्या करता है, जगमाल सोलंकी राजपूतों से युद्ध करता हुआ मारा जाता है। जगमाल कुछ समय के बाद सोलंकी राजपूतों से युद्ध करता हुआ मारा गया। पृथ्वीराज क्या करता था, ये थोड़ा नशीले टाइप का था, भांग की गोलियां खाता था, शराब पीता था, कोई इसको जहर मिलाकर दे देता है भांग की गोलियों में, शराब में, तो उसके बाद में पृथ्वीराज की भी मृत्यु हो जाती है। अब दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई, तो अब राजा कौन बनेगा जीवड़ा, गुरुजी अब राजा बनेगा सांगा, राणा संग्राम सिंह बनेगा। कौन बनेगा रे, कि भाई अब तो राजा संग्राम सिंह ही बनेगा। ठीक है, अब राजा संग्राम सिंह बनेगा। अब संग्राम सिंह के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, या राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा का नाम ही संग्राम सिंह है। इसके जन्म वगैरह मैंने बता दिया, और इसका जो शासनकाल है 1509 से लेकर 1528 तक एक बार आप लिख लें। शासनकाल रहा, जन्म 1482 में होता है, शासनकाल 1509 से लेकर 1528 तक रहता है, 1509 से 1528। इनकी पत्नी का नाम क्या था रे, हाड़ी रानी कर्मावती, जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी। हाड़ी रानी कर्मावती, ये कर्मावती इनकी पत्नी थी, ध्यान रख लेना। राणा सांगा के कितने पुत्र थे, ध्यान रख लेना, 4 पुत्र थे। एक बार राणा सांगा, आप टॉपिक डालें, हाँ टॉपिक बिल्कुल हेडिंग डालें राणा सांगा, इतने जो मैंने बताया वो बिल्कुल आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो इनके जो 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों का नाम ध्यान रख लेना, रतन सिंह। एक पुत्र का नाम था रतन सिंह, दूसरे पुत्र का नाम था भोजराज, नंबर 3 पर है विक्रमादित्य जो कि राजा बनते हैं, विक्रमादित्य, और नंबर 4 पर उदय सिंह। ये चारों पुत्र दोस्तों किसके हैं, गुरुजी राणा सांगा के। राणा सांगा की पत्नी का नाम हाड़ी रानी कर्मावती, और इसके कितने पुत्र हुए राणा सांगा के, 4, रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य और उदय सिंह। उदय सिंह ये महाराणा प्रताप के पिताजी है, जो आगे जाके राजा बढ़ेंगे उदयपुर की, जिन्होंने स्थापना की। तो ये उदय सिंह, तो ये 4 पुत्र आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें से विक्रमादित्य और उदय सिंह ये किसके थे, हाड़ी रानी कर्मावती के थे। यहां तक आप एक बार लिखें, मैं आपको एक बार बता देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लें, यहां से स्क्रीनशॉट मार लें आप एक बार, जो भी साथी जुड़े हुए हैं। राणा सांगा संग्राम सिंह, जन्म 1482, शासनकाल 1509 से 1528, पिता का नाम रायमल, रायमल के 11 रानियां, 13 पुत्र, जगमाल, पृथ्वीराज, संग्राम सिंह। तीनों पुत्रों में लड़ाई होती है, सारंगदेव आता है, भीमल गांव देवल चारणी के पास में जाते हैं, राजयोग संग्राम सिंह के भाग्य में लिखा है। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपका समय नष्ट ना हो। ले ली होगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे मैंने इतना बता दिया आपको, चलो यहां पर, यहां से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। श्रीमाल अजमेर में शरण ली, शरण ली थी करमचंद पंवार के यहाँ पर। राणा सांगा, माता का नाम रतनी कंवर था, पत्नी का नाम हाड़ी रानी कर्मावती, ये इसके पुत्र थे, रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य, उदय सिंह। हाँ उपनाम, राणा सांगा के उपनाम ध्यान रख लेना दोस्तों, एक तो हिंदूपत कहा जाता है, हिंदूपत कहा जाता है, यानी उस समय का हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक था, जिन्होंने सभी को एक साथ में एकत्रित भी किया था, सभी राजाओं को। सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है, सैनिकों का क्या कहा जाता है, राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है, टूटा फूटा सैनिक इसे कहा जाता है। 80 घाव थे राणा सांगा के शरीर पर, कितने घाव थे, 80 घाव। एक आंख का राजा कहा जाता है, ये भी ध्यान रख लेना, एक आंख का राजा, एक आंख इनकी फूट चुकी थी, क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, एक आंख का राजा। तो ये ध्यान रख लेना, उपनाम पूछा जाता है। हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है, राणा सांगा को, संग्राम सिंह को। 80 घाव थे जिनके शरीर पर, सैनिकों का भग्नावेश इन्हें कहा जाता है, और एक आंख का राजा कहा जाता है। ये एक बार आप स्क्रीनशॉट मारें, बाकी आपके समझ में आ चुका होगा। तो एक बार क्लास को लाइक शेयर करें, कमेंट करके आप जरूर बताएं भाई क्या क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। बिल्कुल इतना हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जीवड़ा। ये लो, अब देखो, अब यहाँ पर मैंने कुछ शासक लिखे हैं जो कि मेवाड़ के शासक है, उनके बारे में थोड़ा आप देख लेना। देखो यहाँ पर
सबसे पहला शासक राजा हमीर, खेता, राणा लाखा, राणा मोकल, राणा कुंभा, रायमल, राणा सांगा, उदय सिंह और राणा प्रताप। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनको मैंने क्यों लिखा है, इनका एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्त। क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं राणा सांगा का इतिहास। इसमें से जो बड़े दादा हुए हैं वो बड़े दादा हुए हैं। जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप बिल्कुल बड़े वीर योद्धा थे। महाराणा प्रताप के जो दादा थे वो थे राणा सांगा, जिनका हम अभी इतिहास पढ़ रहे हैं। राणा सांगा भी बड़े वीर थे। राणा सांगा के जो दादा थे वो थे महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा भी बड़े वीर योद्धा थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके जो दादा थे राणा लाखा, ये बड़े वीर थे। और लाखा के जो दादा थे वो राजा हमीर थे, राणा हमीर, ये भी बड़े वीर थे। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये बड़े दादा दादा हुए हैं भाई। कहा जाता है कि यदि ये दादा होते मेवाड़ के इतिहास में, हमीर के बाद में खेता नहीं होता, लाखा होता, मोकल नहीं होता, सीधा कुंभा होता है, कुंभा का पुत्र सीधी सांगा होता, सांगा का पुत्र महाराणा प्रताप होता, उदय सिंह नहीं होता, तो मेवाड़ का इतिहास कुछ और ही होता। मेवाड़ का इतिहास कुछ और ही होता दोस्तों। तो ये चीजें हैं। तो ये आप एक बार क्रम देख लेना, इनका स्क्रीनशॉट मार लेना। अब देखो राणा सांगा। राणा सांगा सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई इनके जो सैन्य अभियान वगैरह है, कि इनका समकालीन दिल्ली का शासक कौन था। इधर अपनी मेवाड़ है, मेवाड़ के शासक सांगा है, मेवाड़ के शासक राणा सांगा है। इधर अपनी दिल्ली है, दिल्ली का शासक है सिकंदर लोदी। कौन है? सिकंदर लोदी। और कहा जाता है कि उस समय का जो सबसे शक्तिशाली शासक था पूरे हिंदुस्तान में, तो वो शासक थे महाराणा सांगा। राणा सांगा थे, संग्राम सिंह थे। तो सिकंदर लोदी ये दिल्ली का सुल्तान था, लेकिन ये भी इनके सामने कमजोर था। तो सिकंदर लोदी कभी युद्ध करेगा राणा सांगा के साथ में, तो गुरुजी कोई युद्ध नहीं करेगा। तो इनके बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ। अब सिकंदर लोदी के बाद में दिल्ली का सुल्तान बनता है इब्राहिम लोदी। दिल्ली का सुल्तान कौन बनता है? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी नया नया बना, और इनके बीच में क्या हो गया, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में एक युद्ध होता है 1517 में। 17 मतलब खतरा, 17 का मतलब क्या होगा, इब्राहिम लोदी को खतरा होगा, इसकी प्राइज होगी। और 17 खतरा, खतरा कब होता है? ज्यादा खाने से। ज्यादा खाओगे तो हार्ट अटैक आएगा, खतरा बढ़ेगा तो खातोली, खाना ज्यादा खाने से खातोली, खातोली से क्या हो गया, खाना, ज्यादा खाने से खतरा होता है। तो 1517 में खातोली का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ जीवड़ा? खातोली। और खातोली कटे। अरे खातोली कटे है, तो खातोली है दोस्तों बूंदी जिले में, खातोली बूंदी में है, इसलिए बूंद बूंद खाना चाहिए। ये एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हो। राणा सांगा मेवाड़ के और दिल्ली के शासक थे इब्राहिम लोदी। इनके बीच में युद्ध होता है 1517 में, खातोली का युद्ध। हाँ, खातोली का युद्ध ज्यादा खाने से खतरा होता है, 1517 में हुआ, और इसलिए बूंद बूंद खाना चाहिए। खातोली बूंदी में है, ध्यान रख लेना। इनके बीच में एक लड़ाई और लड़ी गई, एक युद्ध और हुआ, फिर 1518 में वापिस आ गया इब्राहिम लोदी। अरे ये सुधरा नहीं, वापिस आ गया 1518 में, और ये युद्ध हुआ बाड़ी का। बाड़ी, अरे बाढ़, हमारे मेवाड़ में क्या बोलते हैं? बाढ़। बाढ़, बाढ़ कब करते हैं? जब धूल उड़ती है ज्यादा, तो बाढ़ कर देनी चाहिए। धूल नहीं उड़ेगी तो धूल धौलपुर, बाड़ी धौलपुर में, ध्यान रख लेना। तो बाड़ी धौलपुर में 1518 में इनके बीच में बाड़ी का युद्ध हुआ था। इसमें भी इब्राहिम लोदी की हार हुई। जीत किसकी हुई? राणा सांगा की। अब देखो, अब होता है क्या है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान इधर हार चुका है, राणा सांगा से बार बार हार रहा है। अब इब्राहिम लोदी को डर लगा कि अब तो दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा? राणा सांगा बैठेगा, मुझे भी भगा देगा। तो होता है क्या है दोस्तों, इधर से इब्राहिम लोदी की किस्मत खराब थे, इधर भारत पर आक्रमण होता है बाबर का। मुगल शासक बाबर का क्या होता है? भारत पर आक्रमण होता है। और ध्यान रख लेना, ये आक्रमण हुआ था 1526 में। कब हुआ? 1526 में। और एक युद्ध होता है पानीपत का। पानीपत का युद्ध होता है, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और भारत पर आक्रमण किया था बाबर ने। बाबर को रोकेगा कौन? दिल्ली का सुल्तान रोकेगा, इब्राहिम लोदी। और ध्यान रख लेना, इस युद्ध में रणभूमि में इब्राहिम लोदी मारा गया। एकमात्र दिल्ली का सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया वो इब्राहिम लोदी था, ये ध्यान रख लेना। तो ये मारा जाता है। अब दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी का रास्ता साफ हो गया है, इब्राहिम लोदी का पत्ता कट गया। और अब शासक कौन बन गया भाई? अब बाबर। अब कौन बैठ गया भाई? बाबर। अब इधर राणा सांगा है और इधर बाबर है। बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन ये पानीपत का युद्ध, ये कभी पढ़ेंगे हम डिटेल से। लेकिन अब सामना किससे करना है? बाबर को पता था कि दिल्ली को जीतना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मैन है, तोप है, लड़ाकू विमान है, वो कौन है? वो राणा सांगा है। राणा सांगा से युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि राणा सांगा को भी पता था कि कोई मुगल, कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत में दिल्ली की गद्दी पर आकर बैठ गया, इसे खदेड़ना होगा। इसलिए अब क्या होगा दोस्तों,
राणा सांगा की टक्कर है बाबर से होगी, और एक खानवा का युद्ध होगा 1527 में, जो आज भी इतिहास के पन्नों पर बिल्कुल यहाँ पर पढ़ा जाता है, जिसे हम पढ़ते हैं। तो एक बार आप ये चीजें स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट मार लियो रे जीवड़ा। चलो हुग्यो साय, आगे बढ़ते। अब एक युद्ध होता है, इधर अपने मेवाड़ के शासक है सांगा, ए आपा के सांगा जी है। इधर सामने है मुगल शासक बाबर। कौन है साहब? बाबर। बाबर के बारे में कभी भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, बाबर के बारे में पूरी डिटेल से, वैसे मिल जाएगा मेरा वीडियो यूट्यूब पर। इनके बीच में युद्ध होता है फरवरी 1527 में, जिसे बोलते हैं बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध, बयाना दुर्ग, यहाँ पर युद्ध होता है बयाना का। इस युद्ध में बाबर की पराजय होती है, इसमें बाबर हार जाता है। यहाँ पर राणा सांगा की सेना जीत जाती है। राणा सांगा ने यहाँ पर गलती कर दी। जिस समय बाबर की सेना बयाना के युद्ध में हार गई थी, तो राणा सांगा ने क्या किया, इसकी सेना का पीछा नहीं किया। यदि सेना दिल्ली तक पहुंच जाती तो बाबर को भागना पड़ता। इस युद्ध में बाबर की सेना की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इसके सैनिक भयभीत हो जाते हैं, और राणा सांगा का खौफ पैदा हो जाता है लड़ाकू विमान का। इसलिए बाबर के सैनिक बाबर के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि हम बयाना का दुर्ग हार चुके हैं, हाँ, और हम यहाँ पर भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। राणा सांगा कभी भी सेना लेकर आ सकता है दिल्ली। इसलिए बाबर के सैनिक भयभीत हो जाते हैं और भारत छोड़कर भागने की बातचीत करते हैं। तो बाबर सोचता है कि अब क्या करें। बाबर वापस भारत छोड़कर जाना नहीं चाहता है, और हिंदुस्तान में रहना इतना आसान नहीं है। रहना है तो बाबर से मुकाबला, राणा सांगा से मुकाबला करना पड़ेगा। तो बाबर बोलता है कि ये तो मामला बिल्कुल डिसमिस हो गया, अब करे तो करे क्या। तो बाबर बोलता है सैनिकों को, करे रुको, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। बाबर बोलता है, बाबर शराब बहुत पीता था। कहते हैं कि बाबर शराबी था, एक नंबर का नशेड़ी था। तो बाबर बोलता है कि मैं आज के बाद में शराब नहीं पीऊंगा। शराब के बर्तनों को फोड़ देता है, फेंक देता है, बोलता है कि मैं आज के बाद ही शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा। और इसके अलावा बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? गाजी की बाबर उपाधि धारण करता है। धर्म जिहाद का नारा देता है कि ये धर्म युद्ध होगा, हिंदू मुस्लिमों का युद्ध होगा, धर्म जिहाद का नारा देता है, गाजी की उपाधि धारण करता है। और सैनिकों को बोलता है कि यदि ये युद्ध हम जीत गए तो तुम सब धनवान हो जाओगे, मैं सोने के सिक्के बंटवा दूंगा। इस प्रकार से सैनिकों को वो वापस उकसाता है और युद्ध के लिए इकट्ठा करता है। अब एक युद्ध होगा जिसे हम बोलते हैं खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा दोस्तों? खानवा का। एक तरफ यहाँ पर राणा सांगा की सेना है, एक तरफ बाबर की सेना है। इनके बीच में एक युद्ध होता है 17 खतरा। 17 का मतलब खतरा, और खतरा इस बार राणा सांगा को। खतरा किसको होगा? राणा सांगा को। ये राणा सांगा का अंतिम युद्ध था जिसमें इनको पराजय हुई। इसके अलावा जितने युद्ध हुए राणा सांगा ने युद्ध जीते थे। 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को खानवा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में बहुत सारी रणनीतियां हैं, बहुत सारी बातें, काफ़ी लंबा है, हम पढ़ेंगे डिटेल से। इधर से सेना तैयार की बाबर ने, और इधर से सेना तैयार कर रहे हैं राणा सांगा मेवाड़ में। एक राजस्थान में एक प्रथा थी, पाती परवन प्रथा। कौन सी थी? पाती परवन प्रथा। इस प्रथा के तहत राजस्थान के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी राजा थे उन सबको निमंत्रण भेजा गया कि एक मुगल, एक विदेशी जिसने दिल्ली की गद्दी हथिया ली है, उसको खदेड़ना है। और सभी को आमंत्रित किया गया कि सभी एक ही मेवाड़ी ध्वज के नीचे युद्ध करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और इस बाबर को खदेड़ेंगे। तो पाती परवन प्रथा के तहत सभी राजा एकत्रित हुए। एक एकमात्र ऐसा शासक हम राणा सांगा को कह सकते हैं जिसके जिसके कारण से सभी राजा एक साथ इकट्ठे हुए और सभी ने एक ही ध्वज के नीचे युद्ध किया। कहा जाता है कि उस समय बाबर, इस राणा सांगा की सेना में लगभग 1 लाख फौज थी, 1 लाख लगभग सैनिक थे। इसके अलावा 100 से भी ज्यादा राजकुमार, राजा, ठाकुर, जितने भी सेनापति थे, इतनी बड़ी फौज थी राणा सांगा के पास में, एकत्रित हो जाती है। मेवाड़ से फौज रवाना हुई खानवा के लिए। खानवा कहाँ पर है? भरतपुर में है। तब तक सैनिक जुड़ते गए, सेना बड़ी होती गई। एक तरफ से देखे तो बहुत बड़ा मेला था, एक सैनिक नहीं थी, सेना का कोई नियंत्रण नहीं था, पंक्तिबद्ध रूप से सेना नहीं थी, है, सेना का नियंत्रण खो चुका था। आगे का जब बाबर ने जब सेना को आते हुए देखा, राणा सांगा की फौज को, तो आगे का किनारा दिखाई दे रहा था कि, और पीछे का कोई एंड नहीं था कि पीछे सेना कहाँ तक आ रही है और कितनी बड़ी है। अलग अलग राजाओं ने यहाँ पर इस युद्ध में साथ दिया राणा सांगा का।
लेकिन एक गद्दार था जिसकी वजह से एक रीजन रहा कि हम युद्ध हार चुके थे, उसका रीजन था सहेलदी तंवर। ये सहेलदी तंवर रायसेन एमपी का शासक था। ये पहले आ गया था सहायता करने राणा सांगा की। उसके बाद में ये सहेलदी तंवर इस बाबर से जाकर मिल गया। युद्ध भूमि में इसने धोखा किया, गद्दारी की, और राणा सांगा की जितनी भी योजना थी सारी योजना किसको बता दी? बाबर को बता दी। तो ये एक रीजन रहा कि इसकी बड़ी फौज होने के बाद भी, अपनी ही धरती होने के बाद भी राणा सांगा को ये युद्ध हारना पड़ा। दोस्तों इसके बारे में एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लें कि छम छम करती आई, छम छम करती चली गई, हम खड़े थे माला लेकर, वो राखी बांध कर चली गई। देखो, अब देखो इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता किस किस राजाओं ने की। कुछ राजाओं के मैं नाम लिख रहा हूं, उनको आप याद रखना, पूछा जाता है। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज ये सिसोदिया है, ध्यान रख लेना। पृथ्वीराज, सॉरी सिसोदिया नहीं है, पृथ्वीराज कछुआ है। ये आमेर के शासक थे। पृथ्वीराज कछुआ आमेर के शासक थे, जिन्होंने राणा सांगा की सहायता की थी। इस युद्ध में सेना लेकर आए थे। उदय सिंह, ये उदय सिंह वागड़ के थे। ये दोनों युद्ध भूमि में, इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं, युद्ध करते हुए मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, पृथ्वीराज और उदय सिंह। इसके अलावा बीकानेर से सहायता करने के लिए आए थे कल्याणमल, मेड़ता से आए थे रतन सिंह, ईडर से आए थे भारमल, और सादड़ी से आए थे झाला अज्जा। झाला अज्जा जब राणा सांगा युद्ध भूमि में घायल हो जाते हैं, और जब सेना राणा सांगा को घायल देखती है कि भाई राजा युद्ध भूमि में है ही नहीं, तो अब सेना युद्ध कैसे करेगी, तो कहते हैं कि जो राणा सांगा के जो मुकुट वगैरह, राज मुकुट वगैरह है, वो किसने धारण किए थे? झाला अज्जा ने धारण किए थे। तो ये चीज़ें एक बार लिख लो आप। ये वो सभी राजा है, राजकुमार है, जिन्होंने किसकी सहायता की थी खानवा के युद्ध में? राणा सांगा की। एक पूछा जाता है कि मारवाड़, मारवाड़ से कौन आया था? ध्यान रख लेना, मारवाड़ से इस युद्ध में सहायता करने के लिए कौन आया था? बताओ देखें। हाँ, उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? गांगदेव। कौन थे? गांगदेव राठौड़ थे। गांगदेव राठौड़ शासक थे। लेकिन सेना लेकर कौन आया था? 5,000 की फौज लेकर। बताओ देखे, कमेंट करो देखें, मारवाड़ से सहायता करने के लिए कौन आया था 5,000 की फौज लेकर? अरे गांगदेव का पुत्र आया था, क्या नाम था? जिसकी पत्नी का नाम था रूठी रानी उमा दे। कमेंट करो देखें। चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर देखो युद्ध है, युद्ध के बारे में थोड़ा देख लें। इधर राणा सांगा की फौज खड़ी है, 1,00,000 की सेना, इतने राजकुमार, सारे के सारे राजा यहाँ खड़े हैं। इधर बाबर है, बाबर की फौज खड़ी है, खानवा का मैदान है। इधर से राणा सांगा की सेना जा रही है, बाबर की सेना पीछे से खड़ी है। कहते हैं कि बाबर की सेना में 25 से 30,000 सैनिक थे मात्र। यहाँ पर बाबर युद्ध जीतता है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन था, एक पूरी रणनीति बनाई गई कि युद्ध को कैसे जीता जाए। बाबर को काफी युद्धों का अनुभव था, नॉलेज था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक खड्डा खोदा गया, बहुत ही बड़ा एक गड्ढा खोदा गया, इसमें भाले वगैरह रोपे गए। पीछे यहाँ पर तोपें रखी गई। बाबर का सबसे बड़ा हथियार था तोपें, तोप खाना। इसके जो मुख्य जो तोपची थे उनका नाम था मुस्तफा और अली खां, ये तोपची थे। यहाँ पर तोपें रखी गई। पहले भी ये बाबर कई बार तोपों का प्रयोग कर चुका था, इससे पहले जो युद्ध हुए थे उनमें। अब देखो इधर से होता क्या है, बाबर एक पूरी रणनीति बनाता है। एक बाबर की युद्ध नीति थी जिसको बोलते हैं तुलगामा युद्ध नीति। क्या थी? तुलगामा युद्ध नीति। इस युद्ध नीति का इसने प्रयोग किया। पहले गड्ढा खोदा, पीछे तोपों को रखा, फिर पीछे सैनिकों को खड़ा किया। आधे सैनिकों को इधर साइड में, 5,000 सैनिक इधर विश्राम कर रहे हैं, 5,000 सैनिक लेफ्ट और राइट में इधर विश्राम कर रहे हैं। ये इन सैनिकों को युद्ध से कोई मतलब नहीं है, ये केवल आराम कर रहे हैं। बाकी के सैनिक इधर खड़े हैं, युद्ध करेंगे। ये पूरी रणनीति बनाई बाबर ने। इधर बाबर की तोपें रखी गई, ठीक है। इधर से सेना गई भाई राणा सांगा की। ये पूरा प्राचीन युद्ध नीति रीजन था कि राणा सांगा अपनी जो फौज थी, ये प्राचीन युद्ध नीति, पुराना जो तरीका है तलवार भाले उनसे युद्ध होगा, तीर कमान वगैरह। लेकिन इधर सारा नया तरीका आ चुका था, तोपें वगैरह आ चुकी थी। तोपों के सामने मुझे बताओ क्या अपने जो हाथी है, घोड़े, वो टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। उन्होंने कैसी तोपे की जो आवाज़ है, धमाका है, वो सहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कभी इतना धमाका, इतनी तेज आवाज़ सुनी नहीं। होता है क्या है दोस्तों, राणा सांगा रणनीति बनाते हैं सभी बैठकर कि जो बाबर का हथियार है सबसे बड़े, वो उसकी तोपें हैं।
तो क्यों ना इसकी तोपों को कब्जे में किया जाए। सबसे पहले योजना ये बनाई कि बाबर की तोपों पर सबसे पहले कब्जा किया जाएगा। यदि बाबर की तोपों को एक बार कब्जे में कर लिया तो राणा सांगा ने बोला कि मैं अकेला ही काफी हूँ, मैं और मेरी मेवाड़ी फौज अकेली काफी है, बाकी सबको बोला एक बार आप तोपों को कंट्रोल में कर लेना। इसके लिए युद्ध नीति बनाई गई, लेकिन एक गद्दार जिसका नाम हमने अभी पढ़ा, हाँ, सहलदी तंवर, इसने गद्दारी कर दी और बाबर को पहले जाकर उसकी पूरी रणनीति बता दी। बाबर को पता चल गया था कि बाबर तू अपनी तोपों को सही सलामत कर लेना, सुरक्षित कर लेना, नहीं तो युद्ध हार जाएगा और मारा जाएगा और भारत छोड़कर भागना नहीं पड़ेगा, यहीं तुझे दफना दिया जाएगा और दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों राणा सांगा की इधर फौज आती है। फौज बहुत बड़ी थी, एक मेला था, फौज का कोई नियंत्रण नहीं था, सेना का नियंत्रण नहीं था, कौन सी सेना किधर से युद्ध कर रही है क्या नहीं कर रही है, सीधा बिना सोचे समझे आक्रमण किया गया। इधर से जैसे ही सेना आगे बढ़ी तो यहाँ पर गड्ढा खोदा गया, ऊपर मिट्टी डाल दी गई। सैनिकों को पता नहीं था, सैनिक जैसे गए तो मिट्टी अंदर धस गई है, सारे सैनिक अंदर धस गए। कुछ चिल्लाने लगे कि रे बचाओ, बाहर निकलो रे, क्या करें, कुछ बाहर निकालने में लगे हैं, कुछ इधर उधर दौड़ रहे हैं कि अब आगे करें क्या, समझ में नहीं आ रहा था। इतने में यहाँ से बाबर की तोपों की आवाज़, मुस्तफ़ा और अली खां की तोपों की आवाज़ की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, गोले दागे जाते हैं और इधर से हाथी और घोड़े क्या होते हैं रे, अरे मारवाड़ी में बोले चिमकगा जीवड़ा। तो ये आवाज़ सुनकर भगदड़ मच जाती है, वापस भागने लग जाते हैं, अपने सैनिकों को मारने लग जाते हैं। इस प्रकार से सेना में भगदड़ मच जाती है। काफ़ी टाइम तक ये युद्ध चलता है, दोनों तरफ से युद्ध होता है खतरनाक तरीके से। और जब दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध करके थक चुकी थी, तब क्या होता है, बाबर अपनी कूटनीति का प्रयोग करता है। इधर बाबर के 5,000 सैनिक, जो 10,000 सैनिक विश्राम कर रहे हैं, उन एक तरफ से पूरी पलटन आती है, 5,000 से फौज आती है जो बिल्कुल विश्राम कर रही है। 5,000 की फौज बाएं से दाएं से आती है और अचानक इन थके हुए सैनिकों के ऊपर आक्रमण करती है और इससे ये सैनिक मारे जाते हैं। बाबर यहाँ पर होता है क्या है कि सबसे बड़ी गलती हुई कि राणा सांगा खुद युद्ध भूमि में लड़ने के लिए हाथी पर बैठकर आ गए और उससे होता है क्या है कि राणा सांगा को एक तीर लग जाता है, राणा सांगा युद्ध भूमि में घायल हो जाते हैं और झाला अज्जा इनका राजमुकुट धारण करके फिर युद्ध करते हैं। इस प्रकार से राणा सांगा की फौज ये खानवा का युद्ध हार जाती है। तो दोस्तों ये था अपना खानवा का युद्ध जो मैंने बताया। एक बार आप डायग्राम बनाएं या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, तो इसके बाद में, युद्ध के बाद में जब राणा सांगा घायल हो जाते हैं, युद्ध हार जाते हैं, तो राणा सांगा को बसवा कहाँ पर है, दौसा ले जाया जाता है। यहाँ पर दौसा ले जाया जाता है। 30 जनवरी 1528 को इरिच एमपी में राणा सांगा को सैनिक, उसी के राणा सांगा के सैनिक ही जेर दे देते हैं। तो जेर देने से 30 जनवरी को वैसे ही शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। इनका जो अंतिम संस्कार है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है। मांडलगढ़ कहाँ पर है, मांडलगढ़ है जीवड़ा भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार होता है और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, 8 खंभों की छतरी। तो यह राणा सांगा का इतिहास। खानवा का युद्ध हमने पढ़ा, दिल्ली के साथ संबंध पढ़े, इब्राहिम लोधी, उसके बाद में बाबर। एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब देखते हैं मालवा के साथ में राणा सांगा के कैसे संबंध रहे। मालवा के साथ में इधर राणा सांगा है, इधर जो शासक है मालवा के वो है महमूद खिलजी द्वितीय। शासक कौन थे इनके समकालीन, महमूद खिलजी द्वितीय। इनके बीच में एक युद्ध होता है जिसे गागरोन का युद्ध कहते हैं, 1519 में। गागरोन का युद्ध कब हुआ, 1519 में, जिसमें राणा सांगा ने महमूद खिलजी और गुजरात की दोनों की संयुक्त सेना को पराजित किया। क्या किया, पराजित किया। इन दोनों की संयुक्त जो सेना थी, इन दोनों को युद्ध में हराया। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले ले एक बार आप। बेसिक चीजें हैं, गागरोन का युद्ध कब हुआ ये पूछा जाता है, राणा सांगा और किस किस के बीच में हुआ, महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में हुआ। बाकी कोई ज्यादा इतना पूछा नहीं जाता डीपली। आगे बढ़ते हैं जीवड़ा येलो। अब राणा सांगा और गुजरात के बीच में कैसा संबंध रहा। गुजरात का शासक जिसका नाम था मुजफ्फर शाह। क्या नाम था, मुजफ्फर शाह। हाँ, मुजफ्फर शाह, यहां पर विवाद होता है इडर को लेकर। यहां पर इस मुजफ्फर शाह का जो सेनापति था जिसका नाम था निजाम उल मुल्क, ये आक्रमण करता है इडर पर, लेकिन ये असफल आक्रमण रहता है। यहाँ का जो शासक था भाणा इस युद्ध में मारा जाता है। उसके बाद में जो शासक बनता है वो बन जाता है सूर्यमल, उसके बाद में रायमल, और इसकी मृत्यु के बाद में इडर का शासक सांगा ने रायमल को बना दिया इसकी मृत्यु के बाद में। तो इस प्रकार से ये इडर को लेकर थोड़ा बहुत विवाद होता है इनके बीच में, ठीक है।
अब देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा इसके जो पुत्र थे राणा सांगा के। एक पुत्र का नाम था रतन सिंह, एक था भोजराज, एक था विक्रमादित्य और एक था उदय सिंह। विक्रमादित्य और उदय सिंह की माता का नाम था हाड़ी रानी कर्मावती। क्या नाम था? कर्मावती नाम था। रतन सिंह ये राजा बनता है उसके बाद में, राणा सांगा के बाद में, जो कि 1528 से लेकर 31 तक, 1528 से 31 तक राजा रहता है। उसके बाद में शिकार करते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में राजा बनता है भोजराज। जो राणा सांगा के पुत्र थे चारों, उन चारों पुत्रों को राजा बनने का मौका मिला था। भोजराज भी शासक बनता है, ये खातौली युद्ध में मारा जाता है। सॉरी, भोजराज मारा जाता है खातौली के युद्ध में पहले 1517 में। उसके बाद में विक्रमादित्य, विक्रमादित्य राजा बनता है। और उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसने आक्रमण भी किया था। और उसके बाद में राजा बनता है उदय सिंह। उदय सिंह महाराणा प्रताप के जो पिता थे। थोड़ा विक्रमादित्य के बारे में पढ़ते हैं। इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। रतन सिंह और भोजराज का कुछ इतिहास है नहीं खास। विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। विक्रमादित्य 1536 में बनवीर ने हत्या कर दी। बनवीर कौन था गुरुजी? बनवीर पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। तो पृथ्वीराज कौन था? अरे इस राणा सांगा का भाई, दासी पुत्र, उसका दासी का पुत्र था पृथ्वीराज। पन्ना धाय ने चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा कर लेती है। इसकी तो हत्या कर देता है। और उदय सिंह, आपको पन्ना धाय का नाम सुना ही है। उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग बाद में भेजा जाता है। 1536 में बनवीर राजा बन जाता है। अब राजा कौन बन जाता है बीच में? बनवीर, दासी पुत्र बनवीर राजा बन जाता है। विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। उसके बाद उदय सिंह की हत्या करने जाता है, लेकिन पन्ना धाय अपने पुत्र चंदन की बलि देकर क्या करती है? उदय सिंह की रक्षा कर लेती है। इतना ठीक है, सभी को पता है ये चीजें। अब देखो इसकी जो संरक्षिका थी उसका नाम था हाड़ी रानी कर्मावती। इधर देखो मेवाड़ है और इधर है अपना दिल्ली। दिल्ली का उस समय शासक था दोस्तों हुमायूं। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन ये भाग्यशाली नहीं था, ध्यान रख लेना। हुमायूं एक युद्ध में उलझ जाता है जिसे बोलते हैं कलिंजर युद्ध। इसको जीतने के लिए हुमायूं 1534 में जाता है। पीछे से यहाँ पर मेवाड़ में क्या हो जाता है? गुजरात का बहादुर शाह आक्रमण कर देता है। अब मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है दोस्तों बहादुर शाह 1533 में। लेकिन उस समय जो कर्मावती थी, यह रणथंभौर का दुर्ग दे देती है इसको, बहादुर शाह को। तो बहादुर शाह वापस चला जाता है। लेकिन 1534 में बहादुर शाह फिर सेना लेकर आता है। फिर सेना लेकर आता है तो यहाँ पर युद्ध होता है दोस्तों। क्या होता है? युद्ध होता है। लेकिन हाड़ी रानी जो कर्मावती है, कर्मावती क्या करती है? अपने पुत्रों को विक्रमादित्य, उदय सिंह को बूंदी भेज देती है। इनको बूंदी भेज देती है सुरक्षित। और पीछे से केसरिया धारण करते हैं बाघ सिंह। क्या करते हैं? बाघ सिंह केसरिया धारण करते हैं, युद्ध करते हैं। और यहाँ पर शाखा यानी जोर कौन करती है? जोर करती है हाड़ी रानी कर्मावती। ये बहुत बड़ा जोर हुआ था उस समय। ये मेवाड़ का दूसरा शाखा था 1534 में। गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया। उस समय शासक कौन था ये पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। इस समय शासक था विक्रमादित्य। ये बच्चा था, ये छोटा बच्चा था। और यहाँ का जो पूरा राज का भार है वो कर्मावती खुद संभाल रही थी, ध्यान रख लेना। तो इस समय जब आक्रमण होता है बहादुर शाह का 1534 में, तो केसरिया धारण करते हैं, बाघ सिंह लड़ाई करते हैं और इनको राजकुमारों को बूंदी भेज दिया जाता है 1534 में। ये दूसरा शाखा हुआ था मेवाड़ का। पहला शाखा कब हुआ था? 1303 में, ध्यान रख लेना। पहला शाखा कब हुआ था? 1303 में। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। रतन सिंह यहाँ के शासक थे। पद्मिनी का नाम आपने सुना ही होगा। उस समय कहते हैं कि जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया तो इस कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, यानी कि सहायता मांगी थी। लेकिन हुमायूं खुद कलिंजर युद्ध में उलझा हुआ था, इसलिए सहायता करने के लिए नहीं पहुंचा। तो पीछे से ये शाखा होता है। शाखा क्या होता है? केसरिया और जोर दोनों साथ में होते हैं, उस घटना को शाखा बोला जाता है। तो ये दोस्तों एक बार उतार ले। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि उस समय शासक कौन था? तो विक्रमादित्य था, ध्यान रख लेना। केसरिया किसने धारण किया? बाघ सिंह ने। थोड़ा बनवीर, दासी पुत्र बनवीर, जिसने विक्रमादित्य की हत्या की, चंदन की हत्या की, उदय सिंह की हत्या करना चाहता था। इसका शासनकाल रहा था 1536 से 1537। इसने कुछ निर्माण कार्य करवाया था इस एक साल में। एक तो तुलजा भवानी का मंदिर बनाया था। तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया चित्तौड़ में। कहाँ पर बनवाया? चित्तौड़ दुर्ग में। इसके अलावा नवकोटा भंडार का निर्माण करवाया चित्तौड़ का, जिसे लघु दुर्ग कहा जाता है। 1537 में सरदारों ने उसकी हत्या कर दी बनवीर की।
किसकी हत्या कर दी भाई? बनवीर की। तो ये हमने इतिहास पढ़ा, राणा सांगा का भी पढ़ा और थोड़ा बनवीर का भी पढ़ लिया, जो भी जानकारी थी हमने पूरी कोशिश की। हाँ, कि बनवीर तलवार लेकर आता है, पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो ये हमने पूरा पढ़ा, अच्छा लगा होगा आपको। और भी कोई डाउट रह गया है तो पूछ सकते हैं आप, पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।